हाउस में वापस आए हैं और हमारा इस सेशन को लीड कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि तारीख़ में हम कहाँ खड़े हैं। हम एक हिस्टोरिकल जंक्शन पे खड़े हैं। हमारे जो मसले हैं, मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, ये these challenges are not just once in a lifetime challenges. ये once in a century challenge है। ये इस किस्म का चैलेंज है। The कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, ये मुल्कों को तुड़वा सकती है। माजी में जब इस किस्म के वबा आके फैल चुके हैं तो फिर बड़े बड़े जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हर 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट, every 15 minutes, a Pakistani dies because of the coronavirus. हर पाकिस्तानी का सेहत, जिंदगी, मुआशी सूरत हाल इस वक्त खतरे में है। और कोरोना के अलावा हमारा लोकस का मसला है। 25 years बाद लोकस का सबसे बड़ा हमला होता जा रहा है। सैलाब के एक्सपेक्टेशंस है, प्रेडिक्शंस है, ग्लोबल रिसेशन का और पाकिस्तान में डिप्रेशन का प्रेडिक्शन। और जो हमारा ये 2020 का आपका बजट है, ये बजट तो इस वक्त का बजट नहीं है। ये पाकिस्तान का बजट नहीं हो सकता। This is a budget of some other country, from some other time and some other place. This cannot be a budget. ये उस मुल्क का बजट नहीं हो सकता जो कोरोना पैंडेमिक का मुकाबला कर रहे हो, जो लोकस का 25 साल बाद सबसे बड़ा हमला का मुकाबला कर रहा है, जहां इकोनॉमिक डिप्रेशन का खतरा है, जहां 70 मिलियन पाकिस्तानी को गुर्बत के लकीर के नीचे धकेले जा रहे हैं। इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए और हमारा मुल्क का ये बजट ही नहीं है। इस वक्त तक कोरोना वायरस की वजह से 149,000 पाकिस्तानी कोरोना वायरस के मरीज हो चुके हैं। अब तक कम से कम जो हमें अंदाजा है, पता है, टेस्ट का जो हमारा लिमिटेड कैपेसिटी है, 2,900 पाकिस्तानी फौत हो चुके हैं। 2,000 जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो हमारा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, 2,000 कोरोना वायरस के मरीज बन चुके हैं और 40 शहीद हो चुके हैं। आज तक क्या हुआ है? हुकूमत की तरफ से we've seen confusion, incompetence, negligence, no direction, no plan, no strategy, and this budget reflects all of this. Janabi Speaker, let's run through some of the untruths and plain lies told by this government and this Prime Minister. किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? किसने कहा था, हर टेलीफोन कॉल पे चलाया था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है? कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज्ड है? कौन कहता था कि गर्मियों में कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? किसने कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तो पैंडेमिक ही नहीं है? किसने कहा था जनाब स्पीकर कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से लोग फौत हो जाते हैं मगर हम गाड़ियों पे पाबंदी नहीं लगाते? किसने कहा था कि जो लोग अपने अवाम की जिंदगी, सेहत को बचाने के लिए कदम उठा रहे थे, अपने धरती को बचाने के लिए कदम उठा रहे थे,
کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہے. جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے. ہم امید کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا، اور جب پی ٹی آئی نے ہر وہ فیصلہ کا مخالفت کیا، ہر وہ قدم کا مخالفت کیا جو اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے تھے. They opposed every measure to slow the spread. They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations. The federal government just opposed. Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. اور اب جب آپ کے یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کورونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے، آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے، زیادہ اموات ہوں گے، زیادہ کیس، ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے، کیا ہم نے اس کو ڈراسٹکلی تاریخی طور پہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا صوبائی حکومتیں کو، ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو کورونا پیکج دے سکے تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں. Have we increased the salaries of doctors, nurses, آپ کے فرنٹ لائن ورکرز؟ کیا آپ نے ان کو رسک الاؤنس دیا ہے؟ نہیں. کتنا خرچ ہوا ہے اب تک کورونا کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے، اور آپ کے بجٹ میں آپ نے کتنا پیسہ رکھا ہے کورونا کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے، تاکہ آپ کے عوام کو آپ سمجھا سکے کہ وہ کیسے اپنا تحفظ کر سکے، کیسے اپنے پیاروں کے تحفظ کر سکے، کیسے اس نیا حقیقت میں جی سکے، کیسے آپ کے ایس او پیز پہ عمل کر سکے. آپ کا بجٹ ایسا ہے کہ کورونا ماضی میں ہے، کورونا کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے عوام کے لیے جو خطرے ہیں، اس ملک کے لیے جو خطرے ہیں، ان کے بارے میں وارن کرنے کی کوشش کیا ہے. جب انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا وارن کرنے کی کوشش کیا کہ یہ ہمارا عوام کے لیے خطرہ ہے، ہمارا ملک کے لیے خطرہ ہے، ہمارا ریاست کے لیے خطرہ ہے، مگر کوئی نہیں ماننے کو تیار تھا. اسی ہال میں پچھلے سال صدر زرداری نے، اختر مینگل صاحب نے لوکس معاملہ کو اٹھایا تھا، اور فیبروری سے ہم اس کورونا مسئلہ کو اٹھا رہے ہیں. دہشت گردی پہ ہمارے اپنے لوگ شہید ہوئے، ہمارے قیادت شہید ہو رہے، ہمارے عوام شہید ہوئے. جب تک the streets of Pakistan did not run red with blood، جب تک اے پی ایس کا حملہ نہیں ہوا، بچے شہید نہیں ہوئے، کوئی ہمارے بات ماننے کو تیار نہیں تھا. لوکس کے بارے میں صدر زرداری صاحب نے، اختر مینگل صاحب نے پچھلے بجٹ سیشن میں یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوکس کا خطرہ ہے، تیاری کرو، ایکشن لو. ہم نے ہر پریس کانفرنس میں، جلسہ میں
چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ لوکس کا خطرہ ہے, ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے. آپ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے, نیشنل ایکشن پلان بنا لوکس کے لیے, اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارا دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا تھا, ویسے اس وقت تک ہمارا لوکس کا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا. وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تو 25 ایئرز بعد سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے ہمارا زراعت کے لیے, ذرائع معیشت کے لیے, ہمارا کسانوں کے لیے, ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے. کورونا کے بعد یہ سب سے بڑا خطرہ ہے, اس کی تیاری کے لیے کیا کر سکتے. آپ کا وعدہ تھا کہ مڈ مئی سے شروع ہو جائے گا, آپ نے اپنا ڈیٹ مس کیا, پھر آپ نے وعدہ کیا جون 1 سے شروع ہو جائے گا. آپ نے کہا تھا کہ 6 پلینز بلوچستان اور سندھ کا بارڈر کو سنبھالیں گے اور 3 جہاز سندھ اور پنجاب کا بارڈر کو سنبھالیں گے. آج تک سکھر میں 1 جہاز کھڑا ہے اور پائلٹ تک نہیں ہے. کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے سارے فصل تباہ ہو جائے, ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو, ہمارے کو کھانے کو نہ ہو, پھر آپ ایکشن لیں گے؟ ہم فیبروری سے کرونا پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. WHO کا ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ لیں, چائنا ہمارا سب سے قریبی دوست کی جو تجویز تھے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں, نہیں مان رہے. اب آپ ہمیں بتائیں, آپ کا جو سلیکشن ہے اس کا قیمت انسانی جانوں میں, ہمارا معیشت کو نقصان جو پہنچایا جائے گا, ہمارا فیڈریشن کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, ہم اس نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ جناب اسپیکر, پیش کیا تھا تاکہ ہم اس وائرس کے پھیلاؤ کو جس تیزی سے وہ پھیل رہا تھا اس کو روک سکتے, اپنا کیپیسٹی بلڈ کر سکتے, اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو جنگی بنیادوں پہ اپنے لاک ڈاؤن کے دوران بلڈ کرتے, تاکہ ہم ہر کیس کو ٹیسٹ کر سکیں, ہر کیس کو ٹریس کر سکے اور ہر کیس کو آئسولیٹ کر سکے. ہم نے اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ میں کام کرنا تھا, ویسے ہی ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ایک کنٹینڈ کرونا وائرس سپریڈ سے ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اوورویلم ہو رہا تھا. ہم ڈاکٹرز کی بات سن رہے تھے, نرسز کی بات سن رہے تھے, جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے مجھے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ایکسپرٹس کو, سائنٹسٹ کو, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تجویز کو سن رہے تھے, اور ہمارا وزیر اعظم صاحب بزنس مین کو, انڈسٹریلسٹ کو اور اپنے ATMs کی بات سن رہا تھا. We begged, we pleaded کہ جب اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کو فیزز میں کرے, اس کو لنک کرے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ, اس کو لنک کرے ہمارا ہاسپٹل کیپیسٹی کے ساتھ. وہ بھی بات نہیں مانا گیا. جو رمضان اور عید کا ٹائم تھا, ہمیں پتا تھا کہ وائرس کی پھیلاؤ کے لیے یہ بہت خطرناک وقت ہے. اس وقت تک اگر ہم کنٹین کر سکتے ہیں, جتنا بھی ہم کنٹین کر سکتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر ہم بڑے کانگریگیشنز کو لمٹ کر سکتے تھے, اگر ہم لاک ڈاؤن کو عید کے اینڈ تک جاری رکھ سکتے تھے, اس لیے ہمیں پتا تھا کہ عید میں لوگ اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں, وہ عید نماز بھی پڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے میں ملتے ہیں, اب نہ صرف پورا خاندان سے مگر پورا گاؤں سے ملتے ہیں. تو اگر ہم ریسٹرکٹ کرتے تو ہم ایٹ لیسٹ اپنا میجر سٹیز میں جہاں سب سے زیادہ کیسز تھے, کراچی, کوئٹہ, پشاور, لاہور, وہاں تک کنٹین ہوتا. لیکن یہ پابندیاں اٹھنے کے بعد ہمارا وائرسز
हमारा वायरस मेजर सिटी से गांव तक फैली है। आपने ये जो लिमिटेड कंट्रोल है, उतना भी आज़ादी हमें नहीं दिया। हम वो वाहिद ममालिक होंगे जनाब स्पीकर, वो वाहिद ममालिक होंगे जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू शॉप को गारंटी किया है, मगर आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे। जनाब स्पीकर, हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी थे। हमारा हमसाया मुल्क चीन का एग्जाम्पल, जर्मनी का एग्जाम्पल, जहां जर्मनी खुद कहता है कि वो इसलिए कामयाब थे कि वो फेडरेशन है, उनके हाथ डेवोल्यूशन है और वो कमिटेड है कि जिसको जरूरत पड़े हम उनका टेस्ट करवाएंगे। हमारे यहाँ इटली का एग्जाम्पल था। इटली के लोग खुद चीख चीख के कह रहे थे कि जो गलतियां हमने की आप ना करें, हमें देखो जो हमारे साथ हो रहा है, अल्लाह करे आपके साथ ना हो। हमारा सामने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल्स हैं, जहां वहां के क़यादत ने जल्द फैसला लेके, फौरी फैसला लेके अपने अवाम की जिंदगी बचाने के कदम उठाए थे, और आज उनका एक अपना लोकल ट्रांसमिटेड केस नहीं है। उनका भी मिसाइल है, उनका भी गरीब अवाम है, लेकिन आप कहेंगे कि ये अमीर मुल्क है। तो जनाब स्पीकर, हमारे सामने लो कॉस्ट सॉल्यूशंस भी हैं। छोटे ममालिक, गरीब ममालिक कोविड का भी मुकाबला कर रहे हैं। वियतनाम का एग्जाम्पल है, जहां जनाब स्पीकर एक भी अमवात नहीं हुआ है, एक भी वियतनाम का शहरी इस वायरस की वजह से फौत नहीं हुआ है। इसलिए कि उन्होंने जल्दी एक्शन लिया, यूनिटी के साथ काम किया, एक कौम बन के लड़े। उन्होंने एक लो कॉस्ट टारगेटेड लॉकडाउन से शुरू किया, मुतासरीन को रिलीफ पहुंचाए, हर केस को जनाब स्पीकर, हर केस को टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेट किया, और आज वो अपने अवाम का जिंदगी को बचा रखे हैं, अपना मईशत को बचा दिया है। मगर घबराना नहीं है, हमने 92 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया था। जनाब स्पीकर, उनके एग्जाम्पल्स जो हुकूमत के एग्जाम्पल्स थे, जो हुकूमत के वजीर, हुकूमत के गवर्नर साइट करते थे, उनका क्या हुआ? हमारा जो कोरोना का वजीर है, जो माशाल्लाह कोरोना का वैसे ही मुकाबला कर रहा है जैसे उसने हमारा मईशत को संभाला था, वो स्वीडन का एग्जाम्पल साइट कर रहा था। स्वीडन आज उनका अपना क़यादत क्या कहता है? उनका अपना क़यादत कहता है कि हम गलत थे। वो मानते हैं कि उनका तरीका गलत था, और शायद वो ये रिस्क ले सकते थे, इसलिए स्वीडन वो वाहिद ममालिक था जिसका हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म होने का खतरा भी नहीं था, मगर वो आज फिर भी कहते हैं कि हम गलत थे। इसलिए जनाब स्पीकर, स्वीडन has got the worst of both worlds। वहां तो सबसे ज्यादा अमवात हुआ, पूरा यूरोप में पर कैपिटा सबसे ज्यादा कोरोना का अमवात स्वीडन में हुआ है। सबसे ज्यादा मुआशी नुकसान, अगर आप स्वीडन की मईशत को इस वक्त उनकी नेबर्स से कंपेयर करें, अपनी नॉर्डिक नेबर्स जिन्होंने लॉकडाउन अपनाया, तो उनका मुआशी सूरत हाल उनसे भी ज्यादा बुरा है। और जो उनके नेबर्स है, उनके शहरी तो एक दूसरे के मुल्क में जा सकते हैं, मगर स्वीडन आइसोलेटेड है। स्वीडन के अवाम उन दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते हैं। The worst of both worlds, Mr. Speaker. The worst of both worlds. And unfortunately, this is what Imran Khan has condemned us to. अब भी WHO की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से तजवीज़ दिए जा रहे हैं जिससे हम अपने अवाम का ज़िंदगी, सेहत और मईशत को संभाल सकते हैं। अब भी
अगर हम WHO के रिकमेंडेशंस को अपनाएं, जो हर सूबा को, हर हुकूमत को लिखे गए हैं, जिसमें वो बहुत से ऑप्शंस देते हैं, हम थोड़ा सा कमी लेकर आ सकते हैं। अगर हम बिल्कुल कोई कोशिश नहीं करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अवाम खुद ब खुद मास्क भी पहनेंगे, खुद ब खुद सीख जाएंगे कि कैसे कोरोना का मुकाबला करना है, तो फिर जो नुकसान हमारा मईशत को होगा और जो हमारा अवाम की इंसानी ज़िंदगी और सेहत में होगा, वो बहुत ख़तरनाक पिक्चर है जनाब स्पीकर। अगर हुकूमत गरीब के लिए फिक्रमंद थे, मजदूर के लिए फिक्रमंद थे, डेली वेज अर्नर्स के लिए फिक्रमंद थे, तो मेरे दो सवाल। एक, लॉकडाउन के दौरान हमारा वजीर आज़म ने कितने बिजनेसमैन, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात की, कितने अमीरों से डोनेशंस ली, और उसी लॉकडाउन के दौरान हमारा वजीर आज़म ने कितने लेबर यूनियन से मिले, मजदूरों से मिले, मेहनत कशों से मिले, कितने नर्सेस से, डॉक्टर्स से, पैरामेडिक्स से, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से, प्रोविंशियल मेडिकल एसोसिएशन से, फ्रंट लाइन सोल्जर्स से, कितने से मिले। इस सवाल के जवाब में आपको पता चलेगा कि हमारा वजीर आज़म किसके लिए फिक्रमंद था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा कौन सा रिलीफ दिया गया? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो किस्तों थे, जिनको मिलना था, जो 4 महीनों में मिलना था, आपने एक वक्त में दे दिया। मगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे तो कोरोना का पहले का था, और ना ही ये प्रोग्राम डेली वेज अर्नर्स या मजदूरों के लिए था। तो अगर डाटा भी नहीं था, ये लोग शामिल नहीं थे, तो फिर आपने उन तक रिलीफ कैसे पहुंचाया? आपने गरीब का नाम इस्तेमाल किया, अमीर को फायदा पहुंचाया और मजदूरों को रिलीफ भी नहीं दिया, और यही आप अपना बजट में कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ना ही अब तक आपने कोई खास रिलीफ पहुंचाया और ना ही आपने इस बजट में कोई खास रिलीफ रखा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बजट अमाउंट है वो पिछले रिलीजेस से कम है। इसको आपने एटलीस्ट 40% से इजाफा करना चाहिए था। हम 200% से इजाफा करते। आपको ना सिर्फ हमारा जो सबसे गरीब तबका है उनका ख्याल रखना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन आपको नया व्हीकल्स की ज़रूरत है। इसलिए आपको हमारा वर्किंग क्लास तबका को भी कैश ट्रांसफ़र देना पड़ेगा, आपको हमारा लोअर मिडिल क्लास को भी कैश ट्रांसफ़र देना पड़ेगा, आपको 15 to 20 मिलियन हाउस होल्ड्स के लिए कैश ट्रांसफ़र का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो रिलीफ पहुंचाने के लिए, सोशल प्रोटेक्शन पहुंचाने के लिए और इस दौर का मुकाबला करने के लिए, ये बजट ना कोरोना के लिए काफ़ी है, ना लोकस के लिए काफ़ी है, और ना रिलीफ काफ़ी है अवाम के लिए। ये वही रवायती PTIMF की बजट है, और IMF की जो पैरामीटर्स है, कोविड ने हमारा पूरा मईशत का शक्ल को, पूरा मईशत के जो पैरामीटर्स हो वो चेंज किए हैं। अब आपका जो IMF डील है वो आउटडेटेड है, आपको उस पर वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे ही लग रहा है कि आज भी हुकूमत का प्रायोरिटी कोविड नहीं, लोकस नहीं, गरीब नहीं, मजदूर नहीं, किसान नहीं, IMF को पैसा देना है। और IMF प्रोग्राम के दो मेजर प्लैंक्स है, एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम रेवेन्यू एंड इंक्रीजिंग इंडेटेडनेस। और वो दो जो प्लैंक्स है वो माशाल्लाह हमारा जो मीशत का एडवाइजर है वो अपना बजट में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद मानता भी है कि IMF के डायरेक्शंस फॉलो कर रहा है, लेकिन एक पाकिस्तान के बारे में क्या कहता?
इस हुकूमत के बारे में क्या कहता कि एक वबा के दौरान हम IMF के ज्यादा फिक्रमंद है और हमारा अपने अवाम के लिए उतना फिक्रमंद नहीं है। बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं जनाब स्पीकर, this budget, Mr. Speaker, is full of lies, dangerous lies. It ignores the COVID reality, underplays the threat to our agriculture sector, punishes the poor and rewards the rich, undermines Pakistan and pleases the IMF. हम इस बजट में आपको क्या क्या बता सकते हो, कितना झूठ बेनकाब करूं। हुकूमत का क्लेम है, the government claims that GDP growth for 2020 to 21 is projected at -4%. This estimate is based on the revised 1.9% GDP growth of 2018 to 2019. The government must show कि 2019 से 2020 का GDP growth rate based on the original 3.3% GDP growth क्या होता। Clearly वो वर्ल्ड बैंक के predictions के मुताबिक -2.5% का growth बनता। The government claims कि इन्होंने स्टेट बैंक से कोई पैसा बोरो नहीं किया। The government claims that they don't borrow from the state bank. लेकिन जनाब स्पीकर वो मुझे या आपको या पाकिस्तान के अवाम को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो उनका अपना IMF की कंडीशन का हिस्सा है कि वो अपना स्टेट बैंक से लोन नहीं लेंगे। लेकिन क्या वो ये पोजीशन ये वादा को पूरा कर रहा है या उनका क्लेम है, क्या वो वाकई सच है? इसलिए हमें तो थोड़ा सा एविडेंस मिला है जो कॉन्ट्रडिक्टरी है। Even during the current fiscal year, from 2019 to 2020, bank borrowing targets have burst at 5-fold increase from budgeted rupees 338 million to a revised rupees 1,723 million. And the state bank profits that occur by lending to government has also shown a near doubling with 93% growth. तो कहीं ना कहीं तो झूठ है, या आप हमें झूठ बता रहे हो या स्टेट बैंक झूठ कह रहा है, या कोई ना कोई तो झूठ कह रहा है। हुकूमत क्लेम करती है कि इन्होंने ₹5,000 मिलियन डेट वापस पे कर लिया है। वाह, लेकिन इसमें उनका क्या खास कारनामा है? क्या इन्होंने अपना वो टैक्स रेवेन्यू इतना जनरेट कर लिया कि वो ये डेट वापस पे कर रहा है? क्या हमारा एक्सपोर्ट रिसीट्स में इतना इजाफा हुआ है कि हम ये डेट वापस पे कर रहे हैं? क्या आपके बहरून मुल्क पाकिस्तानी जिन्होंने पैसा के सिला बेचना था रेमिटेंस में, कि वो रेमिटेंस की वजह से नहीं, कि आपको कोई कारनामा नहीं है इसमें, आपने नया डेट के साथ पुराना डेट पे किया है और आप इसको एक कामयाबी के तौर पे पेश कर रहे हो। The PTI government has the unique distinction, historical achievement कि सबसे कम ग्रोथ और सबसे ज्यादा डेट। नया पाकिस्तान ने ये तारीखी अचीवमेंट अपने आप के लिए हासिल कर लिया है। जनाब स्पीकर ये कहते हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगा। माशाल्लाह, मुबारक हो। किसने कहा आपको नया टैक्स नहीं लगा? आपने तो गरीब आवाम को रिलीफ देना था, मजदूर को रिलीफ देना था, किसान को रिलीफ देना था, अपने अमीरों पे टैक्स डालना था। आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करते, अब अमीर को टैक्स करते और गरीब को रिलीफ पहुंचाते। अब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आज भी कलेक्ट कर रहे हो, सबसे ज्यादा बोझ इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ सबसे ज्यादा पाकिस्तान के गरीब अवाम उठाता है। अगर आपने रिलीफ पहुंचाना था तो आप टैक्स रेट्स जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए थे उनको रिड्यूस कर सकते थे, ताकि छोटा जो बिजनेस है, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करता है, उनको रिलीफ मिलते। आप हमारा जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स could have been raised, the floor of our sales tax could have been raised to rupees
50 million. Income tax exemption limits from rupees 600,000 could have been raised to rupees 750,000. We needed progressive taxation. You should have introduced a temporary COVID super tax. और 10% टैक्स आप उनसे लेते जिनका अर्निंग्स रुपीस 3 मिलियन से ज्यादा है. आप साथ साथ एक वेल्थ टैक्स लगाते और जिसके एहसास से रुपीस 20 मिलियन से ज्यादा है, उनसे आप 1% ले लें. थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेशन आपके लिए जरूरी था ताकि आप अवाम को रिलीफ पहुंचाए. ये हुकूमत हर बजट में जनाब स्पीकर अवाम को तकलीफ देती है और अमीरों को रिलीफ देती है. ये गरीब दुश्मन बजट है, मजदूर दुश्मन बजट है. आपने तो सैलरीज और पेंशन्स में भी इजाफा नहीं किया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 5 साल दौर में हमने सैलरीज का 150% इजाफा किया. हमने अपना फौज का तनख्वाह में 175% इजाफा किया. हमने पेंशन्स में 100% इजाफा किया, जिसमें ना सिर्फ हमारा सिविलियन साइड का पेंशन आते हैं मगर हमारा वेटरन्स का पैसे आते हैं, हमारे साबिक फौजी ऑफिसर्स का पेंशन्स भी आते हैं. सबके पेंशन्स में इजाफा किया. इस वक्त आपके पास कोई व्हीकल नहीं है ना. अगर आपने रिलीफ पहुंचाना है, आपके पास सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या यूटिलिटी स्टोर्स है, आप अवाम को कैसे रिलीफ पहुंचा सकते हैं? जब आप चाहते हो कि कोरोना के दौरान बुजुर्ग घर में रहे, बुजुर्ग हाई रिस्क पॉपुलेशन है, आपको तो पेंशन्स में तारीखी इजाफा करना चाहिए था. हम मज़ाहमत करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं तनख्वाह में इजाफा करो, पेंशन्स में इजाफा करो. अगर काटना है वजीर आजम का तनख्वाह काटे, अगर काटना है तो वजीरों का तनख्वाह काटे, मगर इन गरीब लोग के तनख्वाह में तो इजाफा करें. क्या हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा है कि फरवरी 26 से लेके आज तक हमारे गवर्नमेंट के मुलाजिमीन अपना जान को खतरा में डाल के कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं. इनमें से ऑब्वियसली आपका डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पैरामेडिक्स है जो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, लेकिन इसमें आपके स्वीपर्स है, इसमें आपके क्लीनर्स है, इसमें आपके लेडी हेल्थ वर्कर्स है, इसमें आपके पुलिस है. सिंध अलोन, सिर्फ सिंध में जनाब स्पीकर हमारा 800 पुलिस ऑफिसर्स कोरोना वायरस के मरीज बन चुके हैं. लॉकडाउन इंप्लीमेंट करते हुए, अपने अवाम का जिंदगी बचाते हुए, सेहत बचाते हुए खुद बीमार हो गए. आपको तारीखी इजाफा करना चाहिए था. इजाफा आप क्या करते? तनख्वाह में इजाफा नहीं, पेंशन्स में इजाफा नहीं, और स्टील मिल के जो गरीब मजदूर है, एक पैंडेमिक के दौरान उन 10,000 लोगों को, 10,000 खानदानों को आप गुर्बत में खेल रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं. कोई शर्म नहीं आते आपको? वज़ीर आज़म दिन रात टीवी पे होता है, मजदूरों का क्या होगा, डेली वेज अर्नर्स का क्या होगा, उनको बचाना है. और फिर मजदूरों का क्या करते हैं? बेरोजगार करते हैं. ये सिंध का आइन के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है. हमारा कोरोना का ऑर्डिनेंस है, आप इस वक्त नहीं बेरोजगार कर सकते हैं. इस वक्त आपको तनख्वाह देना पड़ेगी. जमीन हमारा है, आप हमसे बात करें. अगर आपने ये कदम उठाना है किसी और वक्त में, किसी और टाइम पे हम मुखालफत करते, आप कर देते. लेकिन इस वक्त जब सबको खतरा है कि आपने जुल्म किया है और गरीब मजदूरों के साथ आपने ये जुल्म किया है, आपको क्या अंदाजा है कि कितना मेहनत किया जा रहा है? कैसे दिन रात ये जो टेस्टिंग करते हैं,
पूरा ये वो इक्विपमेंट में रह के गर्मी में पूरा दिन अपना जान को खतरा में डालते हैं, मेरा और आपका टेस्ट करवाते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, और आपका नॉर्मल ब्यूरोक्रेट, हर डिस्ट्रिक्ट का डीसी और उनका पूरा टीम जो है इस वक्त कोविड का मुकाबला करो तो उन्होंने करना है, अगर उनको टेस्टिंग करना है, ट्रेस करना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है तो उनका काम है, हेल्थ कैपेसिटी को इजाफा करना है, वो ढूंढ रहे लोकेशंस कैसे हम हेल्थ कैपेसिटी का इजाफा करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको आवाम को रिलीफ पहुंचाना है, वो कैसे संभाले, वो उनका काम वहां भी होता है। डिलिमिटेशंस हो रहे हैं, उनका वो भी काम है, और इस हुकूमत का एसओपीज को इम्प्लीमेंट करवाना वो भी उनका काम है। हर लेवल पे जनाब स्पीकर लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जान खतरा में डाल रहे हैं। हम कम से कम उनको दिखाए कि हम उनके साथ हैं, उनका पूरा पैसा देंगे, जान खतरा में डालेंगे तो रियासत उनको कॉम्पनसेट करेंगे। ये तो जनाब स्पीकर जालिम हुकूमत है। ये पैंडेमिक के दौरान साबिक फाटा के तरक्याती फंड जब्त करते हैं, सीपैक का सिक्योरिटी पे या किसी और सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। इस वक्त किसी सड़क को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं था जनाब स्पीकर, फाटा के अवाम को तिब्बी सहूलियात की जरूरत था। कहते रहते 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे रूरल इकोनॉमी से ताल्लुक रखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से फायदा उठाते हैं, और इस बजट में जो पैसा रखा गया है 25 इयर्स बाद जो सबसे बड़ा हमला हो रहा है लोगों से, वो ना काफ़ी है, ना हमला को संभालने के लिए काफ़ी है, ना हमारा किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काफ़ी है, ना उनको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई काफ़ी है। इसको एक सीरियस थ्रेट की तरह नहीं लिया गया। ये हमारा किसान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, जो भी हमारा फूड सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। और उस सीरियसनेस के साथ हुकूमत इस मसला को नहीं ले रहा है। साथ साथ पख्तूनख्वा का बजट से आपका NFC अवार्ड का शेयर से 154 बिलियन का मिल रहा है आपको। आज तक आप बताएं, ऑपोजिशन में चीखते थे, नेट हाइडल प्रॉफिट्स को आपको आपके सूबा का साथ किया हुआ वादा पूरा हो रहा है। आज भी पख्तूनख्वा सफ़र कर रहा है। आपका हुकूमत में पख्तूनख्वा के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। ये NFC कोई मजाक नहीं है, ये आईनी वादा है, आप कब नहीं कर सकते हो। आपने बलोचिस्तान के शहर से 30 बिलियन काटते हो। इस्लामाबाद को खिलाने के लिए आप बलोचिस्तान के शहर से काटते हो और शर्म नहीं आता। गिलगित बल्तिस्तान आपका जिम्मेदारी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उतना ही पाकिस्तानी है जितना मैं और आप हो। उनका फायदा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का रेफरेंडम के लिए नहीं है। हमारा जिम्मेदारी था कोविड के दौरान उनको संभालना, हमारा जिम्मेदारी है आज उनको संभालना। आपने उसका बजट में इजाफा करना चाहिए था। वो कैसे संभालेंगे आलमी वबा को अगर इस्लामाबाद उनके साथ शाना बशाना खड़े नहीं है। 6 बिलियन आप उनका बजट से भी काटते हो। और ऑब्वियसली सिंध के पास साथ तो आपका खास मोहब्बत है। 229 बिलियन आप सिंध से काट के कहां खर्च कर रहे हो। जनाब स्पीकर, ये ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे मुल्क नहीं चल सकते। आप आईन बनाते हो, आप फॉर्मूला के तहत चलते हो। हमारा एक
हमारा एक आईनी रिश्ता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्ता है इस्लाम आबाद का बलूचिस्तान के साथ, सिंध के साथ, फाटक पख्तूनख्वा के साथ। और हमने नोटिस किया है कि मुसलसल जो भी बजट, अब ये माशाल्लाह छोटा बजट है, 4th बजट ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, और हर बजट यूथ की जमात का बजट, हर बजट तालीम दुश्मन है, स्टूडेंट दुश्मन है। हर बजट में ये HEC का शेयर काटते हैं। इस दफा कोई खास इजाफा नहीं किया गया। बलूचिस्तान का 37% कट हुआ है HEC का बजट। इस वक्त हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, नर्सेस की जरूरत है, और आप हमारे तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। पैंडेमिक के दौरान आप कितना जुल्म कर सकते हो? ये गवर्नमेंट क्लेम करता है कि सब कुछ सही चल रहा था, मईशत स्टेबलाइज हो रहा था, और अचानक कहीं से ये कोरोना आ गया और सब कुछ तबाह। मगर हमें पता है, आपको पता है कि आपके अपना जो इकोनॉमिक सर्विस के फिगर्स हैं वो तो हमारा पाकिस्तान का लॉकडाउन के पहले से फिगर्स हैं। सो आपका अपना सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन के पहले आप नेगेटिव ग्रोथ में थे। लॉकडाउन के पहले सारे सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी नुकसान में थे ना। ये ना सिर्फ आपका इकोनॉमिक सर्वे, मगर जनाब स्पीकर, मेरे पास ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, असद उमर साहब का डिपार्टमेंट, जिसका रिपोर्ट है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स हुकूमत का। यहाँ तो खड़े होकर उनका वजीर कहते हैं कि सब कुछ स्टेबलाइज हो रहा था, अच्छा हो रहा था, और कोविड ने तबाह कर दिया। लेकिन अपना रिपोर्ट कहता है, एंड आई कोट, कि economic growth even before the emergence of COVID-19 phenomenon were eclipsed by higher inflation and interest rates, negative LSM growth, weaker exports, sluggish resource mobilization, uncertainty surrounding hot money inflows, and above all, tough IMF program related conditionalities. मतलब आपकी अपनी हुकूमत मानती है कि IMF डील की वजह से, आपकी अपनी नाकामी की वजह से पाकिस्तान की मईशत कोरोना से पहले ICU में था और अब वेंटिलेटर पे है। आप देखा बजट बिल्कुल कंफ्यूज्ड है जनाब स्पीकर। आप एक जिलजिला के दौरान मईशत को रिवाइव करने की कोशिश नहीं करते। आप एक सैलाब के दौरान मईशत को रिवाइव करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। और इस वक्त ये हमारा जरूरत था कि हम वो रिलीफ पहुंचाएं, वो सपोर्ट पहुंचाएं कि हम अपना मईशत को ख्याल रख सके जब हम इस मरीज का, इस वबा का मुकाबला कर रहे थे। और फिर कोरोना के बाद जिस तरीके से आपको अपना मईशत को रिवाइव करना पड़ेगा, उसमें आपके ये रवायती IMF के अप्रोच से दूर रहने पड़ेंगे और नए कदम उठाने पड़ेंगे जो आपका डोमेस्टिक डिमांड्स को फिल करते हैं और आपका डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जैसे राना तनवीर साहब खुद कह रहा था, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अफसोस के साथ ना कोई प्लान है, ना कोई डायरेक्शंस है, ना हम किसी हकीकत पे अपने बजट को या अपने बयानात को या अपना पॉलिसी को बनाते हैं। जो भी खान साहब के दिमाग में आ जाता है वो मुल्क का पॉलिसी बन जाता है। जो भी उसका खतरा है हमारा अवाम को, हमारा मुल्क को, ना आपके वजीर ना आपके MNAs उसके कोई हल निकालते हैं। और ये हुकूमत तो कोरोना के पीछे तो छिपने की कोशिश कर रही है। वो मुल्क के अंदर भी कोरोना के नाम पे फंड्स रेज करते हैं, PM का फंड के लिए। वो बैरूने मुल्क भी कोरोना के नाम पे फंड्स तो रेज करते हैं, मगर फिर
खर्च करने को तैयार नहीं होते। पीएम का जो कोरोना फंड है, जो डोनेशन से है, जो पैसा हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेस, हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारा जो बीमार है, जो बुजुर्ग है, जो शहीद हो चुके हैं, उनका पैसा था, वो पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो आईपीपीस को पे करने के लिए। वादा किया गया था कि पीएसडीपी में 100 बिलियन रुपीस रखा जाएगा कोरोना का मुकाबला करने के लिए। एक तो 100 बिलियन नहीं, 70 बिलियन रखा गया। नाम तो कोरोना का, मगर हकीकत में एक कोरोना के से ताल्लुक रखने वाले मंसूबा इससे लिंक्ड है। ये जो 70 बिलियन इस बजट में कोरोना के नाम पे रखा गया, फाइनेंशियल स्पेस आलमी दुनिया से लिया गया, ये 70 बिलियन इनके एमएनएस और एमपीएस के इलेक्शन स्लश फंड है। वो अपने घर के सड़क बना रहे हैं, अपने घर के बिल्डिंग बना रहे हैं, फार्म टू मार्केट रोड इसमें है, लेकिन कोरोना के लिए कुछ भी नहीं। हम तो 2 साल से चीख रहे हैं कि पानी पे खर्च करो, अवाम की मुश्किलात है सड़कों पे, शहरों पे। उस वक्त तक कुछ नहीं रखते, फिर कोरोना टूट पड़ता है हम पे। हम कहते हैं आप हमारा अवाम की जिंदगी के तहफ्फुज, सेहत के तहफ्फुज के लिए मदद करें, सेहत के निजाम को मदद करें, रिलीफ उनको दे, और आप हमारे रोड्स और सड़कों बनाने शुरू कर देते हैं। ये किस किस्म का मजाक है? आप पैंडेमिक के दौरान जब आपका अपना कैबिनेट का फैसला है कि जो सूबाई हुकूमत के हॉस्पिटल्स है, ये सूबाई हुकूमत के हॉस्पिटल्स है और उन्हीं को चलाना चाहिए, आपका अपना कैबिनेट का नोटिफिकेशन ये कहता है, उसका खिलाफ वर्जी करते हुए एक पैंडेमिक के दौरान 18वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी करते हुए आप सूबे के चंद हॉस्पिटल्स को चोरी करना चाहते हैं। वफाक और सूबे को एक पैंडेमिक के दौरान क्यों आप करवाना चाहते हो? जेपीएमसी हो, एनआईसीवीडी हो, एनआईसीएच हो, ये सिंध के अवाम के पैसे से बने हैं। सिंध के अवाम की मेहनत की वजह से ये अदारे आलमी अदारे से मुकाबला कर सकते हैं। आज भी एनआईसीवीडी दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त दिल के सर्जरीज करता है। मैं चैलेंज करता हूं पीटीआई की हुकूमत को, पूरा पाकिस्तान में एक हुकूमत का हॉस्पिटल मुझे दिखाए जो आपने बनाया है, जो मेरा एनआईसीवीडी का मुकाबला कर सके, जो मेरा एनआईसीएच का मुकाबला कर सके, जो जेपीएमसी के मुकाबला कर सके। रेडी रेडिंग हॉस्पिटल का जरा मुकाबला करे, नहीं कर सकते। हुकूमत के पैसे से चलते हैं, ये हुकूमत के हॉस्पिटल्स है, हुकूमत के इदारे हैं। आपने खान साहब का रिश्तेदार को केपीके का हॉस्पिटल्स के इंचार्ज बना दिया, रेडी रेडिंग भी तबाह, आपके पूरा सेहत का निजाम की तबाह, सबसे ज्यादा कोरोना का शराय अमवात, सबसे कम कोरोना का टेस्टिंग, और सिंध के हॉस्पिटल चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक मंसूबा तो मुकम्मल कर ले। पहले पीआईएसपी को चोरी करना है, सिंध के हॉस्पिटल्स को चोरी करना है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंसूबे के पीछे पड़े हुए हैं। लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करता है, और डिलीवर करने में फेल होने के बाद पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है कि जो भी पीपल्स पार्टी का कामयाब मंसूबा होगा, अगर हम खुद नहीं कर सकते हैं, हम बस चोरी कर देंगे, हम आपको ये नहीं करने देंगे। थैंक यू। हम आप ना जा हुकूमत ने और अपोजिशन ने तफसील से बात किया, मैं भी अपना पॉइंट मुकम्मल करूंगा। आपका मेहरबानी जनाब स्पीकर। हम समझ रहे थे कि आप सूबे की मदद करते हैं, इस वक्त हर सूबा को मदद करता है। अगर आपकी शॉर्टफॉल्स की वजह से, वफाकी ट्रांसफर्स की शॉर्टफॉल्स की वजह से सूबे पे बहुत ज्यादा इस वक्त हर सूबा को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आपने इसका कोई हल निकालना था। सूबाई एनएफसी वार्ड को नहीं काटना चाहिए था। आप मदद कर सकते थे, आप स्पेशल परमिशन दे सकते थे, सूबाई हुकूमतों को स्पेशल परमिशन देते कि सूबाई हुकूमत अपना स्पेशल लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फ्लोट करते, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन बॉन्ड्स को खरीद देते, और हमारा जो ऑनगोइंग हर सूबा का जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है वहां तो थोड़ा सा काम चलते रहे। लेकिन आपका मदद करने का
कोई मूड नहीं है। साथ साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वफाकी शॉर्टफॉल्स है वो सूबे सरप्लस क्रिएट करके आपका शॉर्टफॉल को कवर करे। ये नामुमकिन होगा। अगर एनएफसी पूरा नहीं हुआ तो कोई सूबा ये डिमांड पूरा नहीं कर सकेगा। इसका नुकसान ना सिर्फ सूबा के लिए होंगे मगर आपके लिए होगा। हम सिंध में काफी सालों से वफाकी ट्रांसफर्स पे अपना जो रिलायंस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी खास मोहब्बत की वजह से हमने जो सूबाई हमारा रेवेन्यू है 2009 से 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और वफाकी जो ट्रांसफर्स है वो नजदीक भी दे कांट कीप अप विद अस। ये ही वाहिद तरीका है आगे जाने का, आगे बढ़ने का, सब मिलके आगे जाने का कि हर हुकूमत, हर सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट भी, लोकल गवर्नमेंट्स भी अपना जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा करें। अगर हम अपना रेवेन्यू में इजाफा करें जैसे सिंध हुकूमत 7 साल से 2009 से कर रही है, बलूचिस्तान ने भी अपना रेवेन्यू में इजाफा किया है, पंजाब ने भी अपना रेवेन्यू में इजाफा किया, अगर नहीं किया तो वफाक ने नहीं किया, हम सब करें, हम सब अपना रेवेन्यू में इजाफा करें। हम फिर जो शेयर सबको मिलता है उसमें इजाफा होगा और हम किसी एक दूसरे के शेयर को काटना जो गैर आईनी भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, वो करना ज़रूरी नहीं होगा। वो इसलिए जनाब स्पीकर हम इतने अहमियत देते हैं इन इश्यूज़ को कि ये पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स हैं। हमारा जो NFC अवार्ड है या 18वीं तरमीम है, मुख्तलिफ इश्यूज़, ये पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। हमें रेकनसाइल करके कंसेंसस बना के इनको एड्रेस करना है। मगर एक पैंडेमिक के दौरान आप फॉल्ट लाइन्स को छेड़ते नहीं हो कि बहुत खतरनाक अमल है वफाकी हुकूमत का कि हर फॉल्ट लाइन को छेड़ती है। एक पैंडेमिक के दौरान हमें रेकन्सिलिएशन चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना चाहिए ताकि ये चीज़ें जो नुकसानदेह हो सकते हैं वो इस वक्त ना हो। लेकिन हुकूमत ने फैसला किया है कि वो हर इस इशू को छेड़ेंगे जो हमारे फॉल्ट लाइन्स हैं और साथ साथ वो जुल्म जारी रहेगा जो आम दिनों में भी चलता है। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान तुर्बत में क्या हुआ है, खातून को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, बेटी भी जख्मी हुआ, पूरा बलूचिस्तान एहतजाज पैंडेमिक के दौरान अपना ज़िंदगी को ख़तरा में डाल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान फाटा का PTM का इलेक्शन कैंडिडेट को कत्ल किया जाता है। ये फॉल्ट लाइन्स है जो हम नहीं चाहते हैं कि इस वक्त एग्रवेट हो। हम चाहते हैं कि हम सब मिल के काम करें। हम चाहते हैं कि ये इश्यूज